Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Hello. Good morning to all. जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? जय श्री कृष्णा। ऑल इज वेल। कब आ रहे हैं आप लोग कोटा? कुछ बच्चे 27, 30, फर्स्ट वीक, 3 अक्टूबर, अलग अलग डेट को आ रहे हैं। ओके, नाइस। ओके, मेरी आवाज क्या सभी लोगों तक पहुंच पा रही है? माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और स्क्रीन इज विजिबल? हेलो एवरीवन। अरे भैया दिख रही है स्क्रीन? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, बहुत शानदार। एक आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है या बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन है। कुछ स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा था कि सर जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो अभी हमें ऑनलाइन क्लासेस में जो फैसिलिटी मिल रही है क्या ये मिलना बंद हो जाएंगी? ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जब ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे उसके बाद भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगी, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी फेरबदल नहीं होगा, ठीक है।
और अगर आपकी एक दो क्लास सपोज मिस भी हो जाती है तो बेफिक्र रहिए, रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल है। क्या आप रिकॉर्डिंग्स का यूज करना नहीं जानते हैं? हाँ, आप रिकॉर्डिंग्स का यूज करना जानते हैं ना। और दूसरी बात, जब हम ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बिंदास रहिए। ठीक है, आप तो बिंदास रहिए, आपको सिलेबस छूट जाएगा, सर मैं ट्रैवल करूंगा तो कुछ बैकलॉग्स क्रिएट हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा यार। तुम जो सोच सकते हो और जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है उसके बाद एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की सोच शुरू होती है। ऐसे ही थोड़ा ना वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक टीम और इतने शानदार रिजल्ट्स निकल रहे हैं, कुछ तो खास है, तो बिंदास रहो। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस एज इट इज कंटिन्यू रहेंगी। और कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या सर हमें एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेकर के आना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैं अभी आपको ये रिकमेंड करूंगा, वैसे मैं कभी रिकमेंड नहीं किया करता था पहले, लेकिन अभी ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर संभव है तो प्लीज अपना स्मार्टफोन आपके पास जो भी है एंड्रॉइड लेकर के जरूर आए। क्योंकि अभी आपको पता है कि काफी सारी चीजें ऑनलाइन है, थोड़ा सा डिजिटल समय चल रहा है, लेकिन बस ये है कि अपने आप को इससे बचाना है। पता चले कि मोबाइल ले आए, क्लास आ ही नहीं रहे, मोबाइल में गेम चल रहे हैं, मूवीज चल रही हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है, लैपटॉप की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप सिर्फ अपना मोबाइल फोन ले आए। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल फोन रहेगा तो आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक, आपका जब मन करे आप तब आ सकते हैं कोटा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस एज इट इज कंटिन्यू रहेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम ऑफलाइन कर रहे होंगे, एक्चुअली लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन। अरे भैया, एक बार जैसे ही ऑफलाइन करना शुरू करोगे ना, ऑनलाइन भूल जाओगे। तुम्हें पता है कि काफी लंबे समय के बाद हमने 18 जनवरी को दोबारा से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करी थी 2021 में। जो सिनेरियो अभी है एज इट इज यही सिनेरियो आज से 8 से 9 महीने पहले भी था। 18 जनवरी को 10 महीने बाद क्लासेस को दोबारा से रिज्यूम किया गया था। और तुम्हारे जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट जब ज्वाइन किए तो वो शुरुआत में कंफ्यूज थे कि ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन। जैसे ही एक बार ऑफलाइन अटेंड करना शुरू किए, भाई वो लोग ऑनलाइन को तो भूल ही गए। तो आप इतने कंफ्यूज ना हो, आप बिंदास रहें। ठीक है, आप आओ, पढ़ाई शुरू करो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या बढ़िया रहेगा आपके लिए। और अगर नहीं आना चाहते हो, आप घर से ही कंटिन्यू करना चाहते हो, आपको लगता है कि घर पर आप इफेक्टिवली अच्छे से पढ़ पा रहे हो, सर के बताए हुए सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो आप घर से कंटिन्यू करें, देयर इज नो इश्यू। तो चलिए शुरुआत की जाए फिर। माहौल एकदम बिंदास है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कल मैंने आपको रिवीजन करने के लिए बोला था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, क्या आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन किया है? क्या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपका पूरा रिवाइज हो गया भाई? बहुत बढ़िया। एक बात और पूछना चाहूंगा, कल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर एक यूट्यूब से वीडियो डाला था, आपने शायद देखा हो, कुछ लोगों ने देखा कि नहीं देखा? माहौल बन गया होगा एकदम से बढ़िया वाला, स्यूडो फोर्स से रिलेटेड। थोड़ा बहुत देखा होगा, वैसे आपको देखने में ज्यादा मजा नहीं आया होगा क्योंकि आपको तो मैंने ही पढ़ाया है। अब जब मैंने पढ़ाया है उसके बाद मेरा वीडियो देख के उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि आप तो पहले ही पूरी मूवी देख चुके हो। लेकिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी होगी उनको बड़ा मजा आएगा, आप तो पूरी कहानी सुनते हुए आगे बढ़े थे। तो चलिए शुरुआत की जाए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भैया आपका एनएलएम अच्छे से हो गया, कल आप लोगों का टेस्ट भी है। ठीक है, तो क्लास के एंड में एग्जाम देने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं आज इस पर भी थोड़ा सा डिटेल्ड में डिस्कशन करना चाहूंगा। क्योंकि मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुम लोग जितनी मेहनत कर रहे हो
तुम्हारे मार्क्स उसके हिसाब से नहीं आ पा रहे। तुम्हें आता सब कुछ है, लेकिन टेस्ट पेपर में तुम गोवर करके आ जाते हो यार, तुम घबरा जाते हो, तुम्हारे मार्क्स उतने नहीं आ पाते, तुम सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर देते हो। तो आज क्लास के एंड में कम से कम 5 से 10 मिनट का समय आपका लूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि एक आईआईटी एस्पिरेंट को किसी भी क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए और उन्हें किन चीजों का बारीकी से ध्यान रखना चाहिए जिससे वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है। ठीक, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि एनएलएम ऑलमोस्ट पूरा वाइंड अप कर दिया है आप लोगों ने। थोड़े बहुत जहां पर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आई है, मैं आपसे फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप उसके लिए क्लास नोट्स पढ़ें। कोई चीज नहीं समझ आती तो यार रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, जल्दी बताओ। वो रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल है, और जब आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो आप उस रिकॉर्डिंग की कैसे हेल्प ले सकते हैं। आपको कोई छोटा सा पॉइंट समझ नहीं आया, आप रिकॉर्डिंग को दोबारा सुने, अबे तीसरी बार सुने, स्पीड कम करके सुन ले, तेज करके सुन ले यार। आप लोग क्या करते रहते हैं, फालतू में कोई चीज समझ नहीं आती इधर उधर टाइप करना शुरू कर देते हैं। एक ही चीज को दोबारा भी सुन लोगे तो भी फायदा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। ये देखो हर्षित, जस्ट फॉर इन्फो, क्या ऑफलाइन क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग होती है? लेकिन अरे पगला गए हो क्या, ऑफलाइन की क्यों होगी रिकॉर्डिंग? मैसेज टाइप करना बंद कर दो और ये अपनी वीडियोस को ऑफ करो। सारे स्टूडेंट्स अपने वीडियोस को ऑफ कर लो। और मैसेज किसको कर रहे हो तुम लोग, ये कहाँ पे कर रहे हो मैसेज? नालायक, होस्ट को करना है मैसेज, को होस्ट पे मत करना, लेकिन अब कोई नहीं करेगा। चलिए शुरुआत की जाए, समय हो चुका है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड दैट इज व्हाट, फ्रिक्शन। आज हम एक नए फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपने किन किन फोर्सेस के बारे में देखा? टेंशन, नॉर्मल, mg और एक और नया फोर्स स्प्रिंग फोर्स। क्या आपने इन चार फोर्सेस के बारे में पढ़ा? क्या आपने इन चार फोर्सेस के बारे में पढ़ा? मैं अब आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फोर्स क्यों लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जानने की जरूरत पड़ी कि टेंशन क्यों लग रही है, नॉर्मल क्यों लग रहा है? नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि नॉर्मल कहाँ लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। मतलब सिंपल सी बात जो हमें समझ में आई। अब स्प्रिंग फोर्स क्यों लग रहा है, व्हाई, क्या ये सब बिना जाने भी हम अपने इस 11th लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं? और आपने शीट सॉल्व करी है, रेस सॉल्व करी है, एससीबी सॉल्व करी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या कहीं ये क्वेश्चन आया था कि भैया स्प्रिंग फोर्स क्यों लग रहा है, उसकी डिटेल एनालिसिस बताओ? नहीं आया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से आज मैं एक नए फोर्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, और पता है वो नया फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है और किस दिशा में लगता है ये सब जानना ज्यादा जरूरी है। फ्रिक्शन क्यों लगता है ये जानना उतना ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा जरूर आप कि फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, उसकी डिटेल एनालिसिस करूंगा। लेकिन मैं तो आपको ये कहूंगा कि अगर ये आपको याद भी नहीं रहेगा कि क्यों लग रहा है तो भी आपसे सवाल हो जाएंगे। तो मतलब हम यहाँ पर एनएलएम के बाद एक नए फोर्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बचपन से आपने बहुत नाम सुना होगा इस फोर्स के बारे में, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी फ्रिक्शन के बारे में। लेकिन याद रखना, तुम आज की क्लास में ये मान करके बैठोगे कि तुम्हारे दिमाग में पुराना जितना भी नॉलेज है उसको तो फंगस लग गई है, वो तो कचरा बन चुका है, वो तो सड़ चुका है, तो उसको निकाल के फेंक दो। तुम तो ये सोच करके इस क्लास में बैठो कि भैया जीवन में पहली बार सुन रहे हैं कि फ्रिक्शन नाम की कोई चीज होती है। अगर ये सोच करके इस क्लास को अटेंड करोगे तो वाकई आज की क्लास में तुम्हें आनंद आ जाएगा
और आज ही की क्लास इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन की आज की ही क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो सिर्फ औपचारिकताएं रह जाएंगी। जैसे मैंने ये स्टेटमेंट पहले भी बोला था एनएलएम में, आपको याद है कि एनएलएम के पहले 4 से 5 दिन मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया था, बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे। और जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद सिर्फ हमने क्वेश्चंस किए। मतलब उसके बाद तो कोई थ्योरी वाला पार्ट बचा ही नहीं था, उसके बाद तो सिर्फ औपचारिकताएं रह गई थी या नहीं रह गई थी। फ्रिक्शन में बिल्कुल वैसा ही आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन अगर आपने ध्यान से सुना, सिर्फ सुनना है ध्यान से मेरी बातों को, कहानी चलेगी, मूवी चलेगी, मूवी का आनंद लें, पॉपकॉर्न खाते रहें, कोल्ड ड्रिंक पीते रहें भाई, ठीक है, और बीच बीच में जहां बोला जाए उसे नोट डाउन करते रहें। आज की क्लास अगर आपने सुन ली ध्यान से तो समझ लो आज ही फ्रिक्शन खत्म हो गया। इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज बचेंगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बचेगी, अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चन बचेंगे, वो तो हम करते ही रहेंगे। मतलब सिंपल सी बात है भैया, आज की क्लास फ्रिक्शन पे हम फंडामेंटल सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? फंडामेंटल सीखने जा रहे हैं। बीच बीच में जो बोला जाए साथ ही साथ नोट भी करते रहो और मूवी का आनंद उठाएं। ये मूवी 12 बजे शुरू होगी और लगभग 1 घंटा या 70 मिनट तक ये मूवी चलेगी भाई, नॉन स्टॉप। अपनी कुर्सी से हिलना नहीं है और आनंद के साथ पढ़ाई शुरू की जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बिल्लू बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा था, उसने एनएलएम बहुत अच्छे से पढ़ा, इवन उसने एनएलएम में एससीबी को भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया। एससीबी का एक एक क्वेश्चन उसने काफी अच्छे से सॉल्व किया, सॉल्व एग्जांपल्स भी सॉल्व किए। तो बिल्लू का एनएलएम काफी स्ट्रांग रहा। बिल्लू का जो एनएलएम था वो काफी स्ट्रांग रहा, क्योंकि रिलेटिवली अब उससे फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं पिछले काइनेमेटिक्स के कंपैरिजन में। उसे अब ज्यादा अच्छे से फिजिक्स समझ में आ रही है, तो बिल्लू काफी खुश था। बिल्लू काफी खुश था, आनंद ले रहा था अपने जीवन का। तो एक बार क्या हुआ, बिल्लू को एक टास्क दिया गया। जैसे ही ऑफलाइन क्लास शुरू हुई तो बिल्लू आया, चरण स्पर्श किए मेरे। मैंने कहा बिल्लू भाई इधर आओ, तुम यार 4-5 महीने बाद हमने तुम्हें पहली बार देखा है, एक काम करोगे हमारा? बिल्लू ने कहा गुरुजी आप जो बोलोगे वो करें, आपके लिए तो जान हाजिर है। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, जानवान नहीं, जानवान बचा के रखो, ठीक है, जो बोला जा रहा है वो बस मेरी बात ध्यान से सुनो। बिल्लू ने कहा बताएं गुरुजी। मैंने कहा बिल्लू ये एक बहुत बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पर। बिल्लू ने कहा इस बॉक्स के अंदर क्या है? मैंने कहा बिल्लू बात को ध्यान से सुनो, बॉक्स के अंदर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बॉक्स के अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन यार ये बहुत भारी बॉक्स है, 100 केजी का बॉक्स है, तुम जाओ और इस पे फोर्स लगाओ और इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ रख दो। ये देखो गेट के पास रखा हुआ है, गेट से साइड में रख दो। भैया ऑफलाइन क्लास शुरू हुई है, काफी सारे बच्चे आ रहे हैं, तो भैया किसी की चोट वोट ना लग जाए। बिल्लू ने कहा ये सर बहुत आसान काम है, मैं अभी जाता हूँ रख देता हूँ, आपने तो पढ़ाया है, फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो मैं डिस्प्लेस कर दूंगा। मैंने कहा जाओ बिल्लू बेटा। बिल्लू भैया गए, सुनिएगा आनंद लीजिएगा। बिल्लू ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये रहा आपका बिल्लू। बिल्लू ने पूरी जान लगा के फोर्स लगाया, तब जाकर के इस पे कितना फोर्स लगा पाए? 10 न्यूटन। अब बिल्लू ने जैसे ही फोर्स लगाया उसने देखा यार ब्लॉक चल ही नहीं रहा। बिल्लू एकदम से नाराज हुआ। बिल्लू ने कहा कि यार सर ने तो हमको ये सिखाया था कि अगर किसी ब्लॉक पर, मान लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर इस तरीके से मैं बनाऊं, बिल्लू नाराज हो रहा है, सुनिएगा। बिल्लू कह रहा है कि सर आपने तो इसका मतलब मुझे फिजिक्स सही सिखाई नहीं। मैंने कहा क्यों बेटा? कि देखो सर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो मेरे हिसाब से इसके पास एक्सेलरेशन होना चाहिए क्योंकि F बराबर ma होता है। मैंने बिल्लू से पूछा कि F बराबर ma में जो F होता है वो क्या होता है? बिल्लू ने कहा वो नेट फोर्स होता है। क्या बोला उसने? नेट फोर्स होता है। तो मैंने कहा क्या तुम श्योर हो ये नेट फोर्स है? उसने कहा हाँ मैं श्योर हूं। मैंने कहा अगर तुम श्योर हो तो न्यूटन सर गलत है, क्योंकि फिर तो न्यूटन की सेकंड लॉ गलत हो जाएगी। लेकिन न्यूटन सर गलत नहीं हो सकते, अपना उनका वर्चस्व है, फिजिक्स के धुरंधर आदमी रहे हैं।
तो हमने कहा बिल्लू कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन भाई ये चल नहीं रहा, ये रेस्ट पर है, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0 है। तो मैंने कहा बिल्लू गारंटी है तुम्हारे वाले फोर्स को कैंसिल करने के लिए यहां सरफेस से भी पीछे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स का गारंटी है कि जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन ही होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तभी तो ऐसा संभव हो सकता है कि इसका एक्सेलरेशन 0 हो। बिल्लू नाराज हो गया कि सर इस फोर्स के बारे में तो आपने पहले पढ़ाया ही नहीं था हमको। हमने कहा बिल्लू एनएलएम पढ़ रहे थे, ध्यान से सुने। अब फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपने किसी पे फोर्स लगाया तो वो चल ही दे, क्योंकि जब हम F बराबर ma लगाते हैं तो F आपके द्वारा लगाया गया फोर्स होता है या नेट फोर्स होता है? वो नेट फोर्स होता है। अगर तुम इस ब्लॉक को ध्यान से देखो तो तुमने 10 न्यूटन लगाया, लेकिन तुम्हारे फोर्स को अपोज करने के लिए यहाँ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। और ये आपने अपने जीवन में देखा भी है भाई, ये रियल लाइफ में आपने देखा है। कोई हैवी सा बक्सा रखा हो और तुम उस पर फोर्स लगाओ, क्या एकदम से चलना शुरू हो जाता है क्या? नहीं होता भाई। हमने कहा बिल्लू काम तो करना पड़ेगा यार, फोर्स लगाओ और ज्यादा लगाओ। कहता है सर ये मेरा मैक्सिमम फोर्स है, मैं इससे ज्यादा नहीं लगा पाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अब क्या किया जाए? इतनी ही देर में भाई माहौल में आनंद ही आनंद आ गया। एकदम से चिंटू की भी एंट्री हुई। चिंटू ने जैसे ही देखा आरवाई सर को, एकदम से चिंटू आया, गुरुजी। मैंने कहा हाँ हाँ चिंटू आ गए तुम? मैंने कहा काइनेमेटिक्स के बाद तुम दिखाई नहीं दिए थे। मैंने कहा काइनेमेटिक्स के बाद तुम दिखाई नहीं दिए थे। कहा चिंटू कि सर अब हम ऑफलाइन में आ गए, अब हम अच्छे से पढ़ेंगे और सर अब आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। हमने कहा वाह भी वाह। हमने कहा चिंटू को भी इसी काम में लगा दिया जाए। मैंने कहा जाओ बिल्लू की हेल्प करो और उस बक्से को जो रखा हुआ है, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसको शिफ्ट करो आगे की दिशा में। ठीक है। अर्थ अग्रवाल अभी मेरी बातों को सुनोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लीज यार मैसेज वैसेज टाइप मत करो। और तुम अगर जानते ही हो सब कुछ तो इस क्लास में क्यों बैठे हुए हो? ठीक है बेटा, मुझे ब्रेक मत करो, मूवी के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट मत करो। मैंने कहा जाओ चिंटू जाकर के बिल्लू की हेल्प करो। चिंटू ने बिल्लू को देखा, एकदम से लाल हो गया कि ये यहाँ भी आ गया नालायक। चिंटू को लेना था बिल्लू से बदला, ये बात आपको पता है क्यों लेना है? क्योंकि चिंटू की बहन पिंकी बिल्लू के साथ घूम रही है आजकल, और चिंटू को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। चिंटू बिल्कुल भी बिल्लू को अपना जीजा बनाना नहीं चाहता। लेकिन बिल्लू एक इंटेलिजेंट बच्चा था, टेस्ट में भी अच्छी रैंक ला रहा है और उसका बर्जस भी अच्छा बना हुआ है। लेकिन जो पिंकी है, अब पिंकी तो भाई अब बिल्लू का साथ दे रही है, भाई का साथ छोड़ चुकी है। वो तुमने देखा था पिछली बार जो मूवी चली थी सूडो फोर्स में, क्योंकि बिल्लू ने रीडिंग सही बताई थी वेइंग मशीन। तो चिंटू को एक बात तो समझ में आ गई कि अगर इसको हराना है तो ताकत के बल पर तो नहीं हराया जा सकता। इसको हराने का एक ही तरीका है कि मुझे अपने आप को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो चिंटू ने कहा चलिए बिल्लू का साथ देते हैं। बिल्लू भाई, अब चिंटू ने सोचा कि देखो किसी से बदला लेने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि तुरंत जाकर के उस पर अटैक मार दो। दूसरा तरीका ये है कि पहले उसको अपना दोस्त बनाओ, उसको ये बिलीव दिलाओ कि मैं तेरा बहुत खास आदमी हूँ, और उसके बाद में उसके साथ गद्दारी कर दो। ऐसा किया। तो चिंटू के दिमाग में एक बहुत बड़ी कहानी चल रही थी। तो चिंटू ने क्या किया कि चल बिल्लू भाई, आर भाई सर ने बोला है तो मैं भी तुम्हारी मदद करवा देता हूँ, मैं भी इस पे फोर्स लगाता। तो चिंटू भी फोर्स लगा रहे हैं और बिल्लू भी फोर्स लगा रहे हैं। ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं। दोनों ने मिलकर के इसके ऊपर जो फोर्स लगाया, वो फोर्स लगाया कितना? 20 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया? 20 न्यूटन। भाई साहब ये ब्लॉक जो है वो टस से मस नहीं हो रहा। ब्लॉक भी ये सोच के बैठा हुआ है कि तुम कितना भी लगा लो हम हिलेंगे नहीं शायद। यार 20 न्यूटन का फोर्स लगा। भाई ध्यान से सुनिएगा, गजब की बात। मतलब अगर मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं और मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं कहूंगा कि चिंटू और बिल्लू ने मिलकर के टोटल फोर्स लगाया इस पर 20 न्यूटन। लेकिन ये मूव नहीं किया क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। देखो जो जो ऑब्जर्वेशन आ रही है उसके हिसाब से हम अपने रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। हम जानते नहीं है फ्रिक्शन क्या है,
ये फिजिक्स पढ़ने का यही तरीका होता है। फिजिक्स में कोई भी चीज जो नई इन्वेंट होती है वो ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर होती है। पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशंस के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूले बनाते हैं, फिर हम वेरीफाई करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन चल रही है, तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि फ्रिक्शन क्या है, कहाँ लगता है, क्यों लगता है, मैं भी नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते। 20 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन ये रेस्ट पर है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस पर नेट फोर्स 0 रहा होगा? और अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या भाइयों मैं ये बोल सकता हूँ गारंटी है कि यहाँ सरफेस से इस पर फोर्स लग रहा होगा पीछे की दिशा में, और सरफेस जो पीछे की दिशा में फोर्स लगाएगी उसी का नाम है फ्रिक्शन। उसी का नाम क्या है? फ्रिक्शन। क्या मैं अभी आपसे पूछूं यार फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप कहोगे कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन होगा। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड गारंटी से 20 न्यूटन होगा क्योंकि ये पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर है। दोनों फोर्स लगा रहे हैं यार, बड़ा ही गजब हो रहा है। पहले फ्रिक्शन की वैल्यू 10 थी, फिर 20 हो गई। इसका मतलब यहाँ देख करके एक बात समझ में आ रही है कि ये ब्लॉक रेस्ट पर है। हम जितना फोर्स लगाएंगे, सुनिएगा ध्यान से, हम जितना फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन भी उतना ही लग रहा है। मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब ये कुछ अलग तरीके का फोर्स है। पहले फ्रिक्शन 10, अब फ्रिक्शन 20। क्या तुमने ऐसा कोई फोर्स देखा है भाई? नहीं देखा। हमने जो फोर्स mg देखा था कांस्टेंट होता था भाई, नॉर्मल लगता था, वो कांस्टेंट होता था। यहां तो हम देख रहे हैं कि ये फोर्स जो है वो चेंज ही होता जा रहा है। ये जो फोर्स है वो तो चेंज ही होता जा रहा है। मतलब यहां पर आज ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस हमने आज तक यही पढ़ा था कि सिर्फ ये नॉर्मल फोर्स लगाती है, लेकिन आज हमें एक और बात समझ में आ रही है, नहीं नहीं, ये जो सरफेस है ये एक और फोर्स लगा सकती है अलोंग द सरफेस, और जो फोर्स अलोंग द सरफेस लग रहा है उसी का नाम हमने क्या रख दिया है? फ्रिक्शन रख दिया है। उसी का नाम क्या रख दिया है हमने? फ्रिक्शन रख दिया है। देखिए भैया, मैंने जो काम दिया है वो टास्क पूरा तो नहीं हुआ। 20 न्यूटन का फोर्स लग गया, फिर भी ये ब्लॉक टस से मस नहीं हुआ, लेकिन चलाना है, ये कसम खाई हुई है। क्योंकि आरवाई सर की रिस्पेक्ट बहुत करते थे चिंटू और बिल्लू। तो इतनी ही देर में क्या हुआ कि पिंकी भी गुजर रही थी। पिंकी गुजर रही थी तो पिंकी को एकदम से बिल्लू ने आवाज दी, अरे पिंकी इधर आओ, हमारी थोड़ी मदद करो। पिंकी भी आ गई। पिंकी को बोला कि जरा हमारे साथ जरा इस पर फोर्स लगाओ। अब पिंकी क्या था कि थोड़ा सा, उन्होंने कहा हम तुम्हारा साथ तो दे देंगे लेकिन हम इतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे तुम्हारी बराबर, 10 न्यूटन का नहीं लगा पाएंगे। तो पिंकी को बोला कि तुम जितना लगा पाओ उतना लगाओ यार, तुम काहे को टेंशन ले रही हो? तो जरा ध्यान से सुनिएगा भाई। अब कौन कौन फोर्स लगा रहा है, माहौल देख रहे हैं आप? चिंटू भी है, पिंकी भी है। पिंकी को ऐसे छोटा सा बना भाई, तीनों लोग मिलकर के फोर्स लगा रहे हैं, तीनों लोग मिलकर के इस पर फोर्स लगा रहे हैं। और जैसे ही तीनों ने मिलकर के फोर्स लगाया तो मान लो इस समय जो इस पर फोर्स लगा वो कितना लगा? 22 न्यूटन। पिंकी ने कितना फोर्स लगाया होगा? पिंकी ने भी फोर्स लगाया 2 न्यूटन। जैसे ही पिंकी ने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया भाई साहब चमत्कार हो गए। क्या हुआ? एकदम से ब्लॉक मूव करना शुरू कर दिया, एकदम से ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर दिया, और इसके पास जो एक्सेलरेशन था वो e1 आ गया। अब मैं ये कहूंगा कि अगर अब मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या तुम मुझे बता सकते हो इक्वेशन क्या लिखोगे? तीनों ने मिलकर के इस पर फोर्स लगाया कितना? 22 न्यूटन। नीचे से फ्रिक्शन कितना लगा भाइयों? पता नहीं। क्या मैं अभी फ्रिक्शन को 22 बोल सकता हूँ क्या? क्या मैं अभी फ्रिक्शन को 22 बोल सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे वैल्यू नहीं पता तो मैंने उसको F1 लिख दिया। क्या लिख दिया? F1। और मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन A1 आ गया, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर m इंटू A1। अगर मुझे एक्सेलरेशन पता होगा तो क्या मैं फ्रिक्शन निकाल पाऊंगा? अगर मुझे एक्सेलरेशन पता होगा तो क्या मैं फ्रिक्शन निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल पाएंगे। ठीक है अश्विन सिंह, मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं फ्रिक्शन में, इसलिए बड़े बड़े टर्म्स यूज कर रहे हैं। कहानी का आनंद लें। ठीक है, मुझे भी पता है आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन मुझे आपसे ज्यादा आता है ना भाई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। माहौल बना रहना चाहिए, मूवी चल रही है भाई। देखिए तीनों लोग फोर्स लगा रहे हैं, भाई भी है, बहन भी है और बॉयफ्रेंड भी है भाई।
तीनों लोग फोर्स लगाते हैं जैसे ही इस ब्लॉक के ऊपर, भैया ये ब्लॉक चलना शुरू कर देता है, ये ब्लॉक चलना शुरू कर देता है। अब भैया पिंकी जो थी वो थक गई, थोड़ा सा पिंकी थक गई और पिंकी ने कहा अब हम जा रहे हैं, हम थक गए। पिंकी ने करी गद्दारी और पिंकी चढ़ी गई छोड़कर। मतलब ये जो ब्लॉक था ये बस थोड़ा आगे तक ही पहुंच पाया था, पहुंचाना तो इस ब्लॉक को यहां तक था, लेकिन यहीं पर पिंकी एकदम से छोड़ करके भाग गई। अब जैसे ही पिंकी भाग गई तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार अब तो ये ब्लॉक आगे तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि एक्सेलरेट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन पता है क्या हुआ? चमत्कार। क्या चमत्कार हुआ, जरा ध्यान से सुनिए। अब यहीं पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है, मूवी का आनंद लीजिएगा। बिल्लू को बहुत दुख हुआ कि पिंकी छोड़ करके चली गई, और चिंटू को भी दुख हुआ कि इसने तो गद्दारी कर दी, लेकिन बेचारी पिंकी क्या करती, ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो थक गई थी तो चली गई। अब ये लगा रहे थे 20 न्यूटन का ही फोर्स, तो इनको लगा कि पहले जब हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया था तो ये हिला भी नहीं था, तो अब अगर हम इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाते रहेंगे तो ये रुक जाएगा, कुछ देर में रिटार्ड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई साहब, इसके बाद भी ये एक्सेलरेट कर रहा था। सुन रहे हो? मतलब जब तक ब्लॉक नहीं चला तब तक कहानी कुछ और थी, लेकिन जैसे ही ब्लॉक ने चलना शुरू किया कहानी बदल गई। पहले ये 20 न्यूटन का फोर्स इसको हिला भी नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही पिंकी ने इनकी हेल्प करी और पिंकी थोड़ी देर हेल्प करने के बाद भाग गई, मतलब जब ये ब्लॉक स्लिप कर रहा था तो पिंकी के भाग जाने के बाद भी ये एक्सेलरेट कर रहा था, लेकिन बस इसका एक्सेलरेशन बदल गया था। और पता है खास बात क्या ऑब्जर्व की गई, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस पे 20 न्यूटन आगे, A2 आगे और फ्रिक्शन पीछे। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब ये ब्लॉक इस सरफेस पे स्लिप कर रहा था, जब ये सरफेस के रेस्पेक्ट में स्लिप मार रहा था, इस समय अभी जो फ्रिक्शन लग रहा था ये फ्रिक्शन उतना ही लग रहा था जितना पीछे वाले केस में लग रहा था। भैया कुछ गजब ही हो रहा है, कुछ अजीब सा ही हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ, क्या लिखूंगा, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर m इंटू A2। ये आपने यहाँ पे कितने केस देखे टोटल? पहला केस रेस्ट पे था, दूसरा केस यहाँ भी रेस्ट पे था, तीसरा केस पिंकी आ गई, चौथा केस पिंकी भाग गई। क्या ये बात क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से, अब देखिएगा यार, यहां से हम कुछ चीजें कंक्लूड कर रहे हैं। हमें एक बात समझ में आई कि जब तक ब्लॉक रुका हुआ था, या हम ये कह सकते हैं जब तक ब्लॉक उस सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा था, तब तक फ्रिक्शन उतना लग रहा था जितना हमने फोर्स लगाया था। क्या मानते हो ये बात? जरा देखो, मैं जो जो बोलता जाऊं बस ऑब्जर्व करते चले जाना। तुमने लगाया 10, पीछे लगा 10, जब तुमने 20 लगाया तो भी ये मूव नहीं किया, इसका मतलब ये है कि 20 से कम लगाते तो भी मूव नहीं करता। तो तुम 10 की बजाय अगर 15 न्यूटन का फोर्स लगाते तो फ्रिक्शन कितना लगता? 10 न्यूटन की बजाय अगर 15 न्यूटन का फोर्स लगाते तो फ्रिक्शन कितना लगता? क्या मैं बोल सकता हूं 15 ही लगता? क्योंकि भैया 20 न्यूटन तक चला ही नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे द्वारा लगाया गया फोर्स 20 न्यूटन से कम है तो कोई माई का लाल इस ब्लॉक को हिला नहीं पाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? क्या वो चेंज हो रही है? मतलब फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो एक तरीके से वेरिएबल है, मतलब वेरी करता रहा जा रहा है जब तक ये रेस्ट पर है, जब तक ये रेस्ट पर है। लेकिन जैसे ही एक बार ये चलना शुरू हुआ तो कहानी कुछ बदल गई। जब ये ब्लॉक चल रहा था उस समय अब जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। देखो पहले 22 न्यूटन का फोर्स था तब भी फ्रिक्शन क्या F1 है? जब 20 न्यूटन का फोर्स था क्या तब भी फ्रिक्शन F1 है? मतलब जैसे ही इसने एक बार चलना शुरू किया फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। मतलब पहले फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो रही थी, बाद में फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। क्या ये दो बातें समझ आई? क्या ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ आ रही है? माहौल बढ़िया बना हुआ है भैया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे समझ में आई, क्या
यार जब तक ये चल नहीं रहा था तो कहानी कुछ और थी। पहले 20 न्यूटन का फोर्स लगाने पर भी ये ब्लॉक अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। पहले 20 न्यूटन का फोर्स लगाने पर भी ये ब्लॉक अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। लेकिन एक बार जैसे ही पिंकी ने हाथ लगाया और ये ब्लॉक चलने लगा, उसके बाद पिंकी भाग गई। फिर भी उसके बाद 20 न्यूटन का फोर्स लगाने पर भी ये चल रहा है और ये एक्सेलरेट कर रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? भाई लोग कह रहे हैं पिंकी के हाथों में जादू था। अबे पिंकी के हाथों में जादू नहीं था, इसको फिजिक्स बोलते हैं बे। इसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। एक बात और पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो गारंटी है कि F1 की वैल्यू 20 से कम रही होगी? अभी हम सिर्फ कहानियां समझ रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब की बातें नहीं कर रहे। सारी चीजें समझ आएंगी, पूरा 1 घंटा लगेगा। कितना टाइम लगेगा? पूरा 1 घंटा लगेगा। मूवी खत्म नहीं हुई है भाई, अभी तो ट्रेलर आया है, मूवी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहां से हमने कंक्लूड कर दिया कि फ्रिक्शन कोई नॉर्मल सा फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन कुछ अलग ही जादू है भाई। पहले फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही थी, फिर फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। पहले 20 न्यूटन का फोर्स लगाने पर भी ये ब्लॉक टस से मस नहीं हो रहा था, और बाद में 20 न्यूटन का फोर्स जब ये चलने लगा तो इवन 20 न्यूटन का फोर्स भी इसको एक्सेलरेट कर पा रहा है। माहौल बढ़िया है। चिंटू बिल्लू एकदम से आए कि सर हमने आपका काम कर दिया, आपने जैसा बोला था कि इस ब्लॉक को वहां से वहां शिफ्ट कर दो, हमने कर दिया। लेकिन सर हमारी आज फिजिक्स हिल गई। उनका क्यों भाई? कि सर आपने जो अब तक फिजिक्स पढ़ाई थी वो तो यहाँ फेल हो गई। उनका कैसे? कि सर एक बात समझ नहीं आ रही कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया नहीं चला, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया नहीं चला, 22 का लगाया चल दिया, और फिर उसके बाद जब पिंकी भाग गई उसके बाद जब हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो हमको लग रहा था ये थोड़ी देर में रुक जाएगा रिटार्ड करके, लेकिन सर उसके बाद भी ये चल रहा था और एक्सेलरेट कर रहा था। सब कुछ गड़बड़ लग रही है। या तो आपने हमें गलत पढ़ाया है या फिर फ्रिक्शन कुछ अजीब तरीके का फोर्स है। मैंने कहा बस यही तो मैं सिखाने जा रहा हूं। मैंने कहा चलो आओ बेटा क्लास में एंटर करो, अब तुम्हें बताएंगे कि फ्रिक्शन किस तरीके का जादू कर रहा है और फ्रिक्शन किस तरीके से अपने आप को चेंज करता है। तो देखिए ये कहानी याद रखिएगा, ये कहानी आपको सुनाई गई थी। कुछ देर बाद इस कहानी को दोबारा से कनेक्ट करेंगे। अब इस कहानी के अगले एपिसोड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? ये कौन है मेहनत मेहनत करके? पता नहीं। अबे देखो तुम लोग कुछ पूछो मत मेरे से, है ना? मेरा अभी तुम्हें ही पता, दिमाग अगर सनक गया। इंटरवल हो गया भाई, इंटरवल हो गया है। अब हम अगले सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोबारा से भर लो भैया अपना झोला पॉपकॉर्न से और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाओ। कोल्ड ड्रिंक जूस जो पीना चाहो। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? आप कुछ भी चैट में टाइप ना करें। एक्चुअली मैं अभी जो बता रहा हूँ उसको मैं पहले अपना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपके डाउट सुनूंगा। देखिएगा यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, ठीक? ये एक सरफेस पे रखा हुआ है। आज ये सरफेस रफ है। रफ का मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और इस 2 kg के ब्लॉक के ऊपर हमने आगे की तरफ एक फोर्स लगाया F। और बेटा ये जो फोर्स है ना, फोर्स, ये फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। और सपोज इस फोर्स की वैल्यू क्या दी हुई है? 2t। t इज व्हाट? टाइम। मतलब ये तो बात समझ में आ गई होगी, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ता जाएगा। ये टास्क हमने किसको दिया? बिल्लू को दिया। बिल्लू को कहा कि इस 2 kg के ब्लॉक को चलाओ। तो बिल्लू ने क्या किया? एक रस्सी यहाँ बांधी और यहाँ से इस रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। अब बिल्लू क्या कर रहा है? धीरे धीरे अपने फोर्स को बढ़ा रहा है। अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भैया लैब में, ठीक है? हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, जरा ध्यान से देखिएगा। फोर्स जो है वो वेरिएबल है 2t। टाइम के साथ ये फोर्स बढ़ता चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम सा बना हुआ है। ये चार्ट बना रहे हैं।
हम क्या करेंगे, फोर्सेस अलग अलग टाइम पर देखेंगे और ऑब्जर्वेशंस देखेंगे और फिर उन ऑब्जर्वेशंस को यहाँ लिखेंगे, उन ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर लिखेंगे। देखिएगा ध्यान से, जब फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन थी, कितनी, 2 न्यूटन, तो हमने देखा कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, हमने देखा कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है। यहां से आप क्या कमेंट कर सकते हो, क्या आप बोल सकते हो कि सरफेस के द्वारा लगाया गया फोर्स भी 2 न्यूटन रहा होगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो रहा होगा वो भी 2 रहा होगा? क्योंकि आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, आगे हमने लगाया और वो चला नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। हमने फोर्स लगाया 2 न्यूटन और वो चला नहीं, तो उसका मतलब हमारे फोर्स को किसी ने कैंसिल आउट किया, और वो कैंसिल आउट कौन करेगा, एक नया फोर्स जो अभी उत्पन्न हुआ है, दैट इज व्हाट, फ्रिक्शन, जो कि सरफेस के अलोंग लगेगा। हमने अपने फोर्स की वैल्यू को लगातार बढ़ा रहे हैं। ये तो t बराबर 1 सेकंड पर रीडिंग ली गई, t बराबर 3 सेकंड्स पे बताओ फोर्स कितना हो गया, 6 न्यूटन। हमने देखा जब फोर्स हमने 6 न्यूटन किया तब भी ये ब्लॉक अपनी जगह से टच से मस नहीं हुआ। जब भी ये ब्लॉक अपनी जगह से टच से मस नहीं हुआ, क्या आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो? इफ आई विल आस्क यू कि व्हाट इज द फ्रिक्शन, इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द फ्रिक्शन, क्या आप फ्रिक्शन की वैल्यू बता सकते हो कितनी रही होगी? क्या मैं बोल सकता हूँ कि फ्रिक्शन अभी भी 6 ही रहा होगा? बहुत बढ़िया। समय के साथ फोर्स बढ़ता जा रहा है, समय के साथ फोर्स बढ़ता जा रहा है। अब मेरा फोर्स 10 न्यूटन हो गया, लेकिन मैंने अभी भी देखा कि ये ब्लॉक टच से मस नहीं हुआ, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। क्या मैं अभी भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 10 रही होगी? क्या आप लोग मेरे साथ नोट डाउन कर रहे हैं? बराबर नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए भैया, फोर्स बढ़ रहा है, समय के साथ फोर्स बढ़ रहा है। सपोज थोड़ी देर बाद ये फोर्स की वैल्यू 16 न्यूटन होगी, फिर हमने देखा कि इसका एक्सेलरेशन यार अभी भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स। आगे हमने लगाया 16 न्यूटन, जिसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा, क्या 16 ही लगेगा? यार एक बात बताओ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है जितना हम फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शन उतना ही लग रहा है? हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। क्या तुम्हें ऐसा फील आ रही है? और ब्लॉक अभी रेस्ट पर है, ब्लॉक अभी रेस्ट पर है, ब्लॉक क्या है, अभी जस्ट रेस्ट पर है। अब देखिएगा, इस फोर्स को फिर बढ़ाया गया, इस फोर्स को लगाया मैंने 19 न्यूटन, मैंने देखा एक्सेलरेशन 0 है, मैंने देखा एक्सेलरेशन 0 है। तो जल्दी से बताओ मुझे कि यहाँ पर इस समय क्या फ्रिक्शन भी 19 हो जाएगा? यहां तक की कहानी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि समझ आ रही होगी। इस चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये वो पकौड़े वाली चार्ट नहीं है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये देखो भाई, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। दक्ष कह रहा है सर 19 तो हो ही नहीं सकता। क्यों बेटा, टाइम की वैल्यू इंटीजर ही होती है क्या, 1 2 3? यार ये कौन से स्कूल से पढ़े थे? क्या टाइम की वैल्यू 9.5 सेकंड्स नहीं हो सकती क्या? ओ माय गॉड, मारो यार मारो, मुझे नहीं, इसको मारो पकड़ के। कौन है ये लोग? क्या कह रहा है कि सर 19 तो हो ही नहीं सकता? वाह बेटे वाह, तालियां बजाएं एक बार सभी लोग एक बार। भाई मूवीज के बीच में ऐसे ऐसे माहौल बनाने वाले लोग बहुत हैं, सलूट है ऐसे लोगों को। कह रहे हैं कि सर टाइम तो इंटीजर होता है। कौन से स्कूल में पढ़े थे बेटा? उस प्रिंसिपल से हमको मिलवाना, मैडम हो तो जरूर मिलवा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजस्वी लोग हैं। अब देखिएगा, इस फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे, तो ध्यान से देखिएगा, ये फोर्स 19.999999 जितने 9 लगा पाओ उतने लगा दिए। इतना हुआ तो भी मैंने देखा कि एक्सेलरेशन 0 है, तो भी मैंने देखा एक्सेलरेशन 0 है। क्या मुझे बता सकते हो इस समय फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? क्या हम कह सकते हैं कि 19.999 जितने 9 हो जोड़ लेना, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा? क्या भाई वो आज तक अभी तक देख करके तुम्हें क्या बात समझ आ रही है, जल्दी बताओ। क्या ये ब्लॉक चला है अभी कि रुका हुआ है? ये वही वाली कहानी है, उससे अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपको शायद समझ आ रहा होगा। 20 न्यूटन तक तो ब्लॉक टच से मस भी नहीं हुआ था, 20 न्यूटन से पहले तो ये ब्लॉक टच से मस भी नहीं हुआ था। लेकिन अब ध्यान से देखना, जैसे ही ये फोर्स 20.00000001 हुआ,
तुम जितने जीरो लगाना चाहो उतने जीरो लगा लो। 1 हुआ तो एकदम से एक चमत्कार हुआ। पता है क्या चमत्कार हुआ? कि इसका एक्सेलरेशन आ गया नॉट इक्वल टू 0। इसका एक्सेलरेशन आ गया नॉट इक्वल टू 0। इफ आई विल आस्क यू कि अभी फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, हम कहेंगे कि फ्रिक्शन हम डायरेक्टली देख करके नहीं बता सकते, क्योंकि हम फ्रिक्शन तभी बता पाएंगे जब हमें एक्सेलरेशन पता होगा। पता नहीं कुछ लोग फ्रिक्शन बता भी रहे हैं। फ्रिक्शन बताना है तो ऐसी तो लिखोगे आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन पता होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू बता पाएंगे। मैंने कहा कि फ्रिक्शन पता नहीं कितना है, लेकिन जो भी वैल्यू आ रही थी वो सपोज F1 आ रही। कितनी आ रही है भाई? वो F1 आ रही है। अब इस फोर्स को बढ़ाया गया, ये फोर्स 21 कर दिया। अब इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो भी अभी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या थी? अभी फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो, अभी फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। और कितना लग रहा था फ्रिक्शन इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन अभी जो फ्रिक्शन लग रहा था इसको F1 बोल दिया। फिर इसके बाद हम फोर्स को बढ़ाते चले गए, हमने कर दिया 25 न्यूटन। तो अभी भी फ्रिक्शन कितना लग रहा था? F1। ये ऑब्जर्वेशन है बेटा। और अभी भी एक्सेलरेशन क्या आ रहा था? नॉट इक्वल टू 0। क्या आप इन सभी केसेस में अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जाए तो लिख सकते हो आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बटे मास? और भाइयों जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ता गया, सुनिएगा बड़ा ही गजब का चमत्कार हो रहा है। जैसे ही ये फोर्स बढ़ता चला गया, मतलब ये फोर्स 30 न्यूटन हो गया, फिर भी फ्रिक्शन की वैल्यू F1 रही और एक्सेलरेशन जो था वो नॉट इक्वल टू 0 रहा। क्या ये कहानी यहां तक समझ आई? मतलब एक बात मैं ये कह सकता हूं कि जैसे ही इस ब्लॉक ने चलना शुरू किया, उसके बाद अब फ्रिक्शन की वैल्यू वेरिएबल है या कांस्टेंट है? भाई वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर जब तक ये रेस्ट पे था, इस जोन में, क्या ये रेस्ट पे था? इस जोन में जब तक ये रेस्ट पे था, अरे भैया क्या हो गया? ये इस जोन में जब तक ये रेस्ट पे था, उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा था, पता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, स्टैटिक से नाम आपको समझ में आ रहा होगा। स्टैटिक का मतलब है कि ब्लॉक जिस सरफेस के ऊपर भी रखा हुआ है उस सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा। स्टैटिक का मतलब है कि सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा या स्लिप नहीं कर रहा। उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोला जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको क्या बोला जाता है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है? नहीं। आई विल आस्क यू कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट और वेरिएबल। आप क्या जवाब देंगे? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। बहुत अच्छे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही ये ब्लॉक चलने लगा, आप यहां देख पा रहे होंगे इस पूरे जोन में ये ब्लॉक चल रहा है। क्या चल रहा है भाइयों? जब ये चल रहा था, मतलब जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है उस सरफेस के रेस्पेक्ट में स्लिप कर रहा है। क्या कर रहा है? स्लिप कर रहा है या स्लाइड कर रहा है। उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा, उस फ्रिक्शन का नाम पता है क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है? जल्दी बताएं। देखो F1 की वैल्यू क्या होगी ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे, इस पे फोकस मत करो। जो पूछा जा रहा है बस उसका जवाब दो। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है? बहुत बढ़िया। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? अगर आपसे कोई पूछ ले, ये सवाल आपसे कोई पूछ ले कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, तो आप क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे व्हेन बॉडी इज इन मोशन। बोलने का तरीका सीखो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो। ये ऐसे बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी आगे जाकर के। ये बोलो
कि जब वो बॉडी उस सरफेस जिस पर रखी हुई है उसके रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। क्या कर रही है बेटा, स्लाइड कर रही है, या कह सकते हैं स्लिप कर रही है, उस समय लगता है फ्रिक्शन। आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, तो ये मत बोलना कि जब बॉडी मोशन में हो। अगर ये बोलोगे तो गलत है, क्योंकि आगे जाकर के तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल ऐसे दिखाऊंगा। लेकिन क्या बोलोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जिस पर रखी हुई है उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, स्लिप कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं स्लाइड कर रही है। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है? बहुत अच्छे। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है भाई? नहीं भाई, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। अब देखिएगा ध्यान से, एक्सपेरिमेंटली सुनिएगा ध्यान से, जो बोल रहा हूं वो सुनिएगा ध्यान से। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है, सरफेस जो लगा रही है। ये ऑब्जर्वेशन है, ये लॉ है, लॉ। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होती है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, लिखिएगा ध्यान से, म्यूएस इंटू एन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ये म्यूएस क्या है, तो म्यूएस को बोला जाता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एन क्या है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर मैं बताऊंगा ये सारी चीजें क्या है। तुम्हें लग रहा होगा ये क्या होने लग गया एकदम से मूवी के बीच में। लिख लो जल्दी से पहले। इसी को एफ एस मैक्स का एक और नाम होता है, एफ एस मैक्स को लिख लेना, क्या बोला जाएगा इसको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको पता है क्या बोला जाता है, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसका एक और नाम होता है, इसी को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। नोट डाउन करें फटाफट, फिर आगे बताता हूँ कि ये सब मैंने क्या लिखवाया आप लोगों को, फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। पहले ये नोट डाउन कर लो। डन। कि भाई डन है, चलो पॉपकॉर्न खा लो जब तक, फिर देखना। हाँ देखो ध्यान से, ये ऑब्जर्व किया गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है, कैलकुलेशन है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यूएस इंटू एन। म्यूएस जो है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब तुम कहोगे सर ये कौन डिसाइड करता है, ये क्या नया कबूतर आ गया है यहाँ पर, ये तो हमने पहले कभी कबूतर देखा ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये जो म्यूएस है, वो म्यूएस दो सरफेस की प्रॉपर्टीज होती है। एक्चुअली में ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है वो सरफेस जो कांटेक्ट में है। कौन डिसाइड करता है, वो सरफेस जो कांटेक्ट में है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नीचे वाली जो सरफेस है वो खुरदुरी हो, कंकड़ों से बनी हो, और ऊपर एक वुडन ब्लॉक रखा हो, तो उस केस में म्यू की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है सरफेस ज्यादा खुरदुरी है, ज्यादा रफ है। वहीं पे मान लो नीचे वाली जो सरफेस है वो आइस का ब्लॉक है, क्या है, आइस का ब्लॉक है, और उसके ऊपर वुडन रखी हो, तो उस केस में म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? मतलब म्यूएस कौन डिसाइड करेगा, मैं आपसे अगर ये पूछूं ये म्यूएस कौन डिसाइड करेगा, ये म्यूएस वो डिसाइड करेगा
जो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी। जैसे एक लकड़ी के ब्लॉक को सड़क पर रख दोगे तो म्यू की वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन अगर उसी लकड़ी के ब्लॉक को किसी बर्फ पर रख दोगे तो ऑब्वियस सी बात है म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या ये ब्लॉक की प्रॉपर्टी है या सड़क की प्रॉपर्टी है, बर्फ की प्रॉपर्टी है? जल्दी बता दो। क्या मैं ये कह सकता हूं ये दोनों की प्रॉपर्टी है? कोई एक डिसाइड नहीं कर सकता, ये दो मिलकर के डिसाइड करेंगे कि म्यू की वैल्यू क्या होगी। और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे म्यू एस की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एन क्या है ये तो आप जानते हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। खास बात इसका मैंने नाम क्या लिखा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तुम यहाँ गलती करोगे, मैं पता है इसको कैसे बोलता हूँ, देसी भाषा में बुरा मत मान जाना। मैं कहता हूं ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात है। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम उसकी औकात है। औकात का मतलब समझते हो? औकात का मतलब है ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। पूरी जी जान लगा देगा तो इतना लग पाएगा, इससे ज्यादा नहीं लग पाएगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बराबर होता है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है जिसको एफएस बोल सकता हूं वो इन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, 0 से लेकर के ये। क्या ये आपको समझ में आया? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट था? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है क्या? अगर मैं आपसे कल पूछूं बताओ बेटा, देखो तुम गलती करने वाले, मैं जैसे बोलूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है तो आधी जनता बोलेगी म्यू एस इंटू एन, और जैसे लोगों ने बोला म्यू एस इंटू एन मैं चमका दूंगा। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस एन होती है? नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट या फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम औकात है वो होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है तो 0 से एफ एस मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्लियर आ रही है? अभी और फील आएगी, सुनते रहो, अभी तो मूवी बाकी है, आगे की कहानी सुनो और आनंद आएगा। जिस तरीके से मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आपको कहानी बताई, क्या उसी तरीके से मैं काइनेटिक के लिए भी बता सकता हूँ? देखना ध्यान से। अब मैं बता देता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन में जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसको एफ के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये भी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये वैल्यू आती है म्यू के इंटू एन। कितनी आती है? म्यू के। देखना यहाँ पे ध्यान से, अभी मैंने म्यू तो बनाया है लेकिन यहाँ म्यू पे सबस्क्रिप्ट क्या लगाया था? एस। यहाँ पे म्यू में सबस्क्रिप्ट क्या लगाया है? के। और म्यू के को पता है क्या बोला जाता है? म्यू के को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी तुम्हें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है? इसकी वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। क्या सर म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर होते हैं? देखो ध्यान से सुनना, वैसे तो जनरल रियल लाइफ में देखा जाए तो म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज्यादा होती है। म्यू एस का वैल्यू म्यू के से ज्यादा होता है। म्यू एस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये वैल्यू इससे ज्यादा होती है इन रियल लाइफ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे म्यू एस और म्यू के दोनों का वैल्यू दिया होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे सिर्फ ये लिखा होगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस। जब ये लिखा हो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट उस केस में हमें म्यू एस और म्यू के की वैल्यू को क्या ले लेना है? सेम ले लेना है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही है मेरी बात? जनरली म्यू एस जो है वो म्यू के से ज्यादा होता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है कि दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वहां मेंशन नहीं किया कि ये स्टैटिक है या काइनेटिक है, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, ये मानते हुए कि म्यू एस की वैल्यू म्यू के बराबर है। अब देखिएगा, मैं वापस इसी चीज पर आ रहा हूं। यहां पर इंटरेस्टिंग बात, जब कैलकुलेशन की गई तो ये ऑब्जर्व किया गया बेटा कि जो म्यू एस की वैल्यू थी, ऊपर वाले सवाल को देख लो, दिखाई दे रहा है?
जो म्यू एस की वैल्यू थी वो म्यू एस की वैल्यू थी 0.5। इस सागर चौहान, बेटा तुम हो नहीं कि आईआईटी की तैयारी करो, ठीक है? तुम क्यों यार ये फालतू की चीजें यहाँ टाइप करते हो? ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें यहाँ से। समझ कहां से आएगा तुम्हें कुछ? इतना शानदार तरीके से समझा रहा हूं, मूड स्पॉइल करते हैं नालायक। देखो ध्यान से भाई, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ चिंटू लोग हैं यहाँ पर जिनको समझ नहीं आ रहा। आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? जल्दी से बताएं भाई, पूरा क्लियर समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? क्या मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं? नहीं भाई, बिल्कुल सही बात। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? कुछ है यहाँ पर एक दो तो देखो हर जगह मिलेंगे तुम्हें चिंटू लोग जो फालतू की बकवास लिखते रहते हैं। इससे ज्यादा बेस्ट तरीके से मैं नहीं समझा सकता। और मैं बता दूं, अगर इससे बेस्ट तुम्हें कहीं मिल जाए तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कर देना कि सर देखो आपने जिस मेथड से एक्सप्लेन किया फ्रिक्शन, मेरे पास इससे भी अच्छा मेथड है, तो मुझे जरूर बता देना। ठीक है, ये मेरा बेस्ट है, मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, जिन लोगों को मैं समझाने में सक्षम नहीं हूं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.5। ये सपोर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है और म्यू के का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.4। अब देखिएगा यहाँ पर इसी ब्लॉक को मैं फिर से बना रहा हूँ। तुम लोग कुछ भी लिख देते हो क्या चैट में? तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन पढ़ा रहा है तुम्हें? सोच समझ के लिखा करो यार। और सामने जो पढ़ा रहा है ना, उसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज मत करो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी कहानी बताऊं कि तुमने बहुत मेहनत करी और तुम्हें सपोज स्टेज पे जाकर के स्कूल में परफॉर्म करना था और तुमने डांस के लिए परफॉर्म किया। किसके लिए? डांस के लिए तुमने परफॉर्म किया और तुम्हें वहां पे जाकर के स्टेज परफॉर्मेंस देना है। ठीक, और तुमने जैसे ही अपना स्टेज परफॉर्मेंस देना शुरू किया तो सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है, अगर वो ऑडियंस मोबाइल फोन चलाने लगे, आपस में घुसपुस करना शुरू कर दे, तुम्हारी तरफ ध्यान ना दे, क्या तुम उस समय अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे? और वहीं पर वो ऑडियंस जो सामने बैठी हुई है, वो अगर तालियां बजाए और तुम्हारी हौसला अफजाई करे तो तुम बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्टेडियम में होते हैं तो स्टेडियम में जब तालियां बजाते हैं और हौसला अफजाई करते हैं तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो एक जो टीचर होता है ना बेटा, उस टीचर को हर दिन एक स्टेज पे परफॉर्म करना होता है जिसके सामने आप जैसी ऑडियंस बैठी हुई है। तो ये ऑडियंस का फर्ज बनता है कि वो बराबर हौसला अफजाई करे। ठीक है, जिससे सामने जो स्टेज परफॉर्म कर रहा है ना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करे। ठीक है, ना कि कुछ फालतू की कमेंट्स बाजी करें। अगर आप फालतू के कमेंट कर दोगे एक दो, मेरा माइंड स्पॉइल हो जाएगा, फिर मैं चाह के भी पता है बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने साथ ईमानदार नहीं रह पाऊंगा। तो एक टीचर बहुत अच्छा तभी पढ़ा पाता है जब उसके सामने बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं या जो ऑडियंस है वो उसका बराबर सपोर्ट करे। अगर स्टूडेंट्स ही अपोज करना शुरू कर दें या स्टूडेंट ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो पता है मैं चाहे कितना भी एडी का जोर लगा लूं, मैं फिर भी अपना बेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी ये सभी स्टूडेंट से गुजारिश रहती है, मैं ऑफलाइन क्लासेस में तो बोलता रहता भी हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में तो ऐसा होता है कि हर आधे घंटे बाद तालियां बजवा दी जाती है। ठीक है, माहौल एकदम बढ़िया रहता है। लेकिन मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों से गुजारिश रहती है कि पेशेंसफुली सुने यार। ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं आपको फिजिक्स सिखा के रहूंगा और बहुत गजब की फिजिक्स सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए बराबर आपको मेरा, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूं तो आपको भी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बराबर रखना पड़ेगा ना यार। अब आप नेगेटिव, अगर मान लीजिए आपने चैट में कुछ नेगेटिव लिख दिया, अब आपके लिए तो बहुत छोटी बात है, आपने कहा हाँ सर मेरा तो बस टाइप कर दिया सर, उससे फर्क क्या पड़ता है? तुम पर फर्क नहीं पड़ा बेटा, मुझ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मेरे लिए एक एक स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तुमने तो बस टाइप कर दिया कि अरे सर क्या पढ़ा रहे हो यार, सर समझ नहीं आया। तुम्हें पता है अब मेरी क्लास ऑफ हो जाएगी, मेरे दिमाग में ये थॉट ना चलता रहेगा, रात को जब सोऊंगा ना तो भी ये मेरे दिमाग में चल रहा होगा, पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी बात बोल दी कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, या मेरे को ऐसा, मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ क्या। तुम तो बोल करके चले जाते हो, तुम पे क्या फर्क पड़ता है?
तुम तो बोल करके निकल लेते हो, लेकिन जो सामने तुम्हारे लिए खून पसीना एक करे जा रहा है उसको तो तुम टेंशन में डाल देते हो ना यार। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि प्लीज सपोर्ट किया करें। आपको जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, हर टीचर बहुत एक्सपीरियंस है यार, वो ऐसे ही थोड़ा ना स्टेज परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ सामने इतनी ऑडियंस बैठी हुई है और उसके सामने उसको परफॉर्म करना है, और ऐसा नहीं है सिर्फ तुम्हें पढ़ाना है, तुमसे पहले 12th पढ़ाया, इसके बाद लीडर का बैच भी पढ़ाऊंगा, तो अलग अलग जगह अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं। तुम सोच सकते हो कितना मेंटल स्ट्रेस होता होगा, और फिर भी उसके बाद भी वी आर ट्राइंग टू गिव अस बेस्ट, और उसके बाद तुम लोगों से ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं यार, तो दुख होता है थोड़ा सा। तो आप ऑडियंस हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा है वो अपना बेस्ट दे, तो प्लीज यार आप मेरी बातों को सुना करें और कोई नेगेटिव कमेंट ना किया करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप उठ के चले जाएं, आप कुछ और करें, लेकिन मुझे मत बोलें उस समय। हाँ, क्लास के बाद आप बोल देंगे मैं समझ सकता हूँ, अभी आपने बोल दिया, आप खुद देखो मेरे 10 मिनट वेस्ट कर दिए, मेरे क्यों, आप में जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके भी 10 मिनट वेस्ट हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। माहौल में तो ऐसी गर्मा गर्मी चलती ही रहती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चिंटू बिल्लू तो मिलते रहेंगे, है ना, लेकिन ये सब होना भी जरूरी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, मैंने वो ब्लॉक बनाया था जिसपे मैं फोर्स लगा रहा था, F बराबर 2T। मैंने कहा देखो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5 और म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.4। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है? क्या आपको याद है? वो म्यू एस इंटू एन है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस ब्लॉक पे अभी नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, ये तो आप जानते ही हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सीख करके आए हैं। क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा? म्यू एस की वैल्यू 0.5, नॉर्मल फोर्स 20, कितना आ गया? एक काम करो, एक काम करो, ऐसा करो, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, इससे क्या है कि तुम्हारी कहानी इससे कनेक्ट हो जाएगी। इसको 4 kg कर लो। कितना कर लो बेटा? इसको 4 kg कर लो, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। 4 kg करने से क्या है ना, तुम इस चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। 4 kg। अब बताना 4 kg है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स, जो कि अभी mg के बराबर है। क्या इस समय समझ में आ रहा है? 20 न्यूटन। क्या ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है? क्या ये बोल सकता हूं इसको, क्या मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकता हूं? देखो ध्यान से, क्या मैं इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकता हूं? क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, क्या आप 20 न्यूटन बोलेंगे? क्या इफ आई विल आस्क यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आप 20 न्यूटन बोलेंगे? नहीं, आप पता है क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के 20 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के 20 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना फोर्स लगाया। अब एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक चलने लगा तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू के इंटू एन। बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.4 इंटू 20, सॉरी 0.4 इंटू 40, कितनी आ रही है जल्दी बताना? म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू 0.4, नॉर्मल की वैल्यू 40, क्या 16 न्यूटन आ रही है? अब देखो तुम कहानी को कनेक्ट करो, कहानी जो शुरुआत में सुनाई थी, जब ये ब्लॉक चलना शुरू हो गया तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और इसकी वैल्यू है कांस्टेंट, और ये है 16 न्यूटन। अब तुम्हें देखो समझ आ रहा होगा, याद करो पिंकी छोड़ के भाग गई, फिर भी ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा था, क्योंकि जब ब्लॉक चलने लगा तो उस पर स्टैटिक नहीं काइनेटिक लग रहा था। और काइनेटिक की वैल्यू जरा ध्यान से देखो, म्यू के की वैल्यू कम है, म्यू के की वैल्यू क्या है? 0.4 है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 16 न्यूटन है। समझ में आया कुछ? अब देखो पूरी मूवी का क्लाइमेक्स आ गया है भाई। तुम्हें लग रहा होगा शुरुआत में ये क्या हो रहा है, पिंकी ने फोर्स लगाया, ब्लॉक चल रहा है, पिंकी भाग गई, ब्लॉक तब भी चल रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? क्या मूवी का क्लाइमेक्स तुम क्लियरली समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? एक्चुअली जैसे ही ब्लॉक ने चलना शुरू किया, अब फ्रिक्शन का नेचर बदल गया है।
एक बार ब्लॉक को चलाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार चल जाए तो उसको ले जाना आसान होता है। ये शायद तुमने अपनी रियल लाइफ में भी फील किया होगा। कभी कोई बहुत हैवी बॉक्स रखा हो और उसको मूव कराना हो तो शुरुआत में रेस्ट से चलाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार चल जाए तो आगे उसको ढकेलना आसान होता है। अगर कभी फील ना किया हो तो आज एक काम करना, जैसे ही क्लास खत्म हो तो घर में कहीं कहीं हैवी सा कोई बोरा बोरा रखा हो, आलू या आटे का, या कहीं अलमीरा रखी हो, तो उस पर फोर्स लगाना। ज्यादा फोर्स मत लगा देना कि पलट जाए और पता चले फ्लाइंग चप्पल आते हुए तुम्हारे पड़े कहीं। ये तुमने फील किया होगा, क्योंकि जब तक ब्लॉक नहीं चला तब तक लग रहा था स्टैटिक, और जब चलने लगा तब तक लग रहा है काइनेटिक। अब सवाल ये उठ रहा होगा ना आपके दिमाग में कि सर ये सब हो क्यों रहा है? सर आपने जो कहानी सुनाई वो समझ में तो आ रही है, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? उसी को अब हम आगे समझेंगे। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप लोग मेरी हेल्प करेंगे बराबर। यहाँ पे मैं पता है किस चीज का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ? यहाँ पर y एक्सिस पे मैं लिखने जा रहा हूँ फ्रिक्शन, y एक्सिस पे फ्रिक्शन, और x एक्सिस पे मैं बना रहा हूँ फोर्स अप्लाइड, जो तुमने फोर्स अप्लाई किया है, जिसको मैं कैपिटल F बोल रहा हूँ। इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसका ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है? y एक्सिस पे फ्रिक्शन और x एक्सिस पे क्या? फोर्स अप्लाइड। तो जरा ध्यान से देखना, ये वैल्यूज आपने देखी हैं, ध्यान से देखो। ये आपका y एक्सिस पर है और ये आपका x एक्सिस पर है। जब ये दो, ये भी दो, ये 6, ये 6, ये 10, 10, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि x बराबर y चल रहा है? मैथ्स के स्टूडेंट हो, क्या तुम्हें लग रहा है x बराबर y चल रहा है? और अगर x बराबर y है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, y बराबर mx प्लस c? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैथ्स के स्टूडेंट हो, आराम से सोचना, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी विद ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ये बात समझ आई? ये 45 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, जब यहां पर, जब तक ये ब्लॉक रेस्ट पर था, किस पे था बेटा? रेस्ट पर था। अगर तुम्हारा फोर्स 10 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी 10 था। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? क्योंकि 1045 की वैल्यू स्ट्रेट लाइन है। फिर पता है क्या हुआ? ये बढ़ रहा था, ये भाई साहब बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बढ़ा, लेकिन कब तक? जब तक कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पे नहीं पहुंच गया। फिर पता है इस ग्राफ में कुछ ऐसा चेंज आया, एकदम से डिप हुआ, ये ऑब्जर्वेशन है, और उसके बाद ये ग्राफ कांस्टेंट हो गया। सोचने की कोशिश करना, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है उसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया। ये पहले डिप गया और फिर उसके बाद ये ऐसे कांस्टेंट हो गया, इस तरीके से। अभी बन जा भाई। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये सब बताऊंगा ये डिप क्यों गया, क्या हुआ, तुम बस देखो। जो हमने देखा है उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट कर दिया। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्या मैं बोल सकता हूँ ये फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन होगी? क्या म्यू एस इंटू एन, जो कि इस क्वेश्चन में 20 के बराबर थी, जो कि इस क्वेश्चन में 20 के बराबर थी, लेकिन मैं तो जनरल ग्राफ बना रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूँ क्या ये वैल्यू म्यू एस इंटू एन होगी? फिर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ग्राफ में एकदम से ड्रॉप आ गया और ये वैल्यू कम हो गई है। एक बात बताना मुझे जल्दी से, अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये कितनी होगी? क्या तुम जल्दी बता पाओगे? जल्दी बताओ क्या होगी? लाल पेन से लिखूंगा। क्या ये समझ आ रहा है कि ये म्यू के इंटू एन होगी? क्या ये समझ में आ रहा है ये म्यू के इंटू एन होगी? और पता है ये मैंने बहुत बड़ा जरूर बना दिया इस तरीके से, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं बनेगा, ये जस्ट एकदम से ड्रॉप आएगा और सीधा इस तरीके से बन जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए। क्या मैं कह सकता हूँ ओ से ए में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था? जल्दी बताओ, ओ से ए में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था? क्या इस रीजन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था?
क्या इस रीजन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था? और बेटा इस रीजन में कौन सा लग रहा है? क्या इस रीजन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है? क्या समझ पा रहे हैं? अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये सब क्यों हुआ, जल्दी से सिर्फ नोट डाउन कर, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, नोट डाउन कर लो फटाफट। अभी बताऊंगा बेटा चंदन कर्व क्यों बना है, जो बोल रहा हूं पहले उसे तो नोट डाउन करो। क्या हम ये कह सकते हैं ओ से ए में स्लिपिंग नहीं हो रही है? आपको स्टोरी को कनेक्ट करना होगा, ओ से ए में स्लिपिंग नहीं हो रही है। देखो फ्रिक्शन का नेचर देखो, तुमने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ा, फ्रिक्शन बढ़ा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कहां तक बढ़ा? ए पॉइंट तक। ए पॉइंट पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है, क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है? हाँ ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसके बाद जैसे ही तुमने फोर्स बढ़ाया एकदम से फ्रिक्शन कम हुआ, अरे हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद एकदम से फ्रिक्शन कम हुआ और इसके बाद अब फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया, अब फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया। क्या मैं कह सकता हूं O टू A में, O टू A में देयर इज नो स्लिपिंग? क्या मैं बोल सकता हूं O टू A में देयर इज नो स्लिपिंग? और क्या मैं ये बोल सकता हूं बियॉन्ड द A, बियॉन्ड A ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग? अब जल्दी से बताना, मेरे को अभी समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या क्या समझ में बातें आई हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? वेरिएबल। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यूएस इंटू एन के बराबर होती है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यूएस इंटू एन के बराबर होती है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। You will say that the maximum value of a static friction is μs into n. Kinetic friction, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। क्या इतनी बात क्लियर है? काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है ये बताओ। अगर मैं बोलूं व्हेन ब्लॉक इज मूविंग देन काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं ये गलत है, आपको ये नहीं बोलना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए व्हेन ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग, किसी सरफेस का स्लिप करना स्टार्ट होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। या ब्लॉक तो कैसे भी चल सकता है, लिफ्ट में रख दो ब्लॉक को और लिफ्ट ऊपर जा रही है, मैं पूछूं ब्लॉक चल रहा है, तुम कहोगे हाँ चल रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या उसमें फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं लगेगा उस पर फ्रिक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो कहीं अगर ये स्टेटमेंट लिखा हो कि अगर ब्लॉक मूव करता है तो काइनेटिक लगता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, हम ये बोलेंगे अगर ब्लॉक सरफेस के रेस्पेक्ट में स्लिप कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर स्लिप मार रहा है, तो हम कहेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। देखो अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसमें मैंने सिर्फ आपको चीजें एक्सप्लेन करी और ऐसा ऐसा हो रहा है ये बताया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है क्या इसके बारे में कहीं चर्चा करी? ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा कहीं मैंने बताया क्या? क्या मैंने तुम्हें ये बताया क्या कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है? ये बताया क्या? इसको मैंने एक्सप्लेन किया क्या? नहीं किया। मैंने कहीं पर ये एक्सप्लेन किया क्या म्यू एस एन और म्यू के एन में म्यू एस एन क्यों ज्यादा है? ये भी नहीं बताया। क्यों का जवाब नहीं दिया। ऐसा हो रहा है, सिर्फ उस चीज को प्लॉट किया। मुझे उम्मीद है यहां तक आपकी भूमिका बन चुकी है। अब मैं यहां पर अगले टॉपिक की तरफ जो आ रहा हूं वो क्या है पता है? माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ इर्रेगुलर सरफेस। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस का मतलब समझते हो क्या है? देखो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और सपोज आपने इस पर फोर्स लगाया होगा कोई एफ। मैंने क्या किया, इस ब्लॉक का यहां पर एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया। क्या किया? एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया और उसको जूम किया। उसको क्या किया? जूम किया। इस तरीके से मैं यहां बनाने जा रहा हूं, ठीक है। एक छोटा सा पोर्शन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना शुरू किया। क्या किया बेटा? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना शुरू किया। तो एक्चुअली में रियल लाइफ में पता है क्या है? तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा होगा ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, क्या तुम्हें लग रहा है? अबे देखने में तो ऐसा ही लग रहा है ना, ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन पता है रियलिटी में ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट नहीं होती।
अगर मैं ऊपर वाली सरफेस बनाऊं ना, तो पता है ऊपर वाली सरफेस में इस तरीके से बहुत सारी ओवर खावड़ होगा ऐसा। ये मैंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा। जब मैंने माइक्रो लेवल पे जाकर के देखा तो मैंने देखा यार ब्लॉक की जो नीचे वाली सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, उसमें भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स बने हुए हैं, या इसी को अंग्रेजी में बोलूं तो पीक्स और ग्रुप बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं भाई? ये किसकी सरफेस है? सरफेस ऑफ ब्लॉक। और जब मैंने नीचे वाली ग्राउंड सरफेस को देखा, उसको मैं लाल कलर से बना रहा हूं, तो वो भी बिल्कुल प्लेन नहीं थी, उसमें भी ऐसे बहुत उबड़ खावड़ था, मतलब कहीं पहाड़ तो कहीं गड्ढा, इस तरीके से था। ये रेड कलर की जो लाइन है, क्या ये सब क्या समझा रही है? ये है ग्राउंड सरफेस ऑफ ग्राउंड। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के जब देखा तो पता चला कि कोई भी सरफेस परफेक्टली फ्लैट तो है ही नहीं, वहां पे बहुत सारे पीक्स एंड ग्रुप्स होते हैं। और जब एक सरफेस दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है, जरा ध्यान से देखना बेटा, ये इसके कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में आने से क्या होता है, केमिस्ट्री पढ़ी है, यहाँ पे बॉन्ड्स बन जाते हैं। और बॉन्ड्स बनने को क्या बन जाते हैं, जल्दी बोलो सब लोग। यहाँ पर बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं कांटेक्ट पर, इस तरह। और ये बॉन्ड्स जो बनते हैं, बॉन्ड्स क्यों बनते हैं? क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ में एंटर हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे। पता है इसी बॉन्ड्स को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? इन्हीं बॉन्ड्स को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? कोल्ड वेल्डिंग। वेल्डिंग नाम सुने हो? अबे वेल्डिंग नाम सुने हो? सुन लो बेटा, काम आएगी बाद में। अगर मैकेनिकल मिल गई तो आईआईटी में जाकर के वेल्डिंग ही करनी पड़ेगी तुम्हें। तुमने जो वेल्डिंग सुनी है, उस वेल्डिंग में वो हॉट वेल्डिंग होती है जिसमें किसी चीज को गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर चिपकाया जाता है। यहाँ पे क्या हमने किसी चीज को गर्म किया है? क्या नहीं किया। यहाँ पर क्या है, बिना गर्म किए ही वेल्डिंग हो गई। इसी का नाम है कोल्ड वेल्डिंग। और पता है इसी को बोला जाता है इंटरलॉकिंग। इसी को क्या बोला जाता है? इंटरलॉकिंग। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब एक बात पूछना चाहता हूं, तुम्हें ऊपर वाली सरफेस को चलाना है, सॉरी सरफेस नहीं, ऊपर वाले ब्लॉक को चलाना है। तो तुम्हें ब्लॉक को चलाना है, तो जब ये ब्लॉक, ऊपर वाला ब्लॉक आगे जाएगा, तो नीचे जितने भी पहाड़ियां से जो दिखाई दे रही हैं, क्या इन सारे पहाड़ों को तोड़ना पड़ेगा? दो काम करने पड़ेंगे। अगर कोई ब्लॉक रेस्ट पर है, सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई ब्लॉक रेस्ट पर है और उसको चलाना है, तो पता है दो काम करने पड़ेंगे। एक तो इन पहाड़ों को तोड़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो बीच में बॉन्ड्स बने हुए हैं इनको भी तोड़ना पड़ेगा। बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, क्या उनको भी तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताओ मुझे। तुमने फोर्स लगाया, तुमने क्या किया? फोर्स लगाया, ब्लॉक नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? तुम्हारे द्वारा लगाया गया फोर्स पे ये ब्लॉक क्यों नहीं चला? क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग हो रखी है। तो बताओ, अगर कोई चीज रेस्ट पर है और उसको चलाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? क्या मैं बोल सकता हूं ब्रेक, पीक्स एंड ग्रुप्स, क्या इनको ब्रेक करना पड़ेगा? और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? एक तो ये जितने भी रास्ते में पहाड़ गड्ढे आएंगे उनको तोड़ो, और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? ये जो इंटरलॉकिंग हो गई है, कोल्ड वेल्डिंग, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ग्रुप का मतलब खाई होती है बेटा, ठीक है, खांचे। ग्रुप का मतलब होता है खांचे, ठीक है। एक बात बताओ, इनिशियली कोई चीज रेस्ट पर है और उसको चलाना है, क्या ये दो काम करने पड़ रहे हैं? लेकिन अगर एक बार ब्लॉक चलना शुरू हो गया, एक बार ब्लॉक चलना शुरू हो गया, तो पता है वो जल्दी से इंटरलॉकिंग नहीं कर पाएगा, या हम ये कह सकते हैं जल्दी से कोल्ड वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो तुमने फोर्स लगाया, तो पहले तुम्हें दो काम करने पड़ेंगे, इन पीक्स और ग्रुप्स को भी तोड़ना पड़ेगा और वेल्डिंग को भी तोड़ना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा फोर्स इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि ये दोनों काम हो, तभी तो ये ब्लॉक चलना शुरू होगा। लेकिन पता है जैसे ही एक बार चलना शुरू हुआ,
तो पता है फिर जल्दी से कोल्ड वेल्डिंग नहीं हो पाएगी, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से, क्योंकि अब वो चल रहा है, उसे बॉन्ड्स बनाने का समय नहीं मिला। तो अब बताओ, अब तुम्हारे द्वारा लगाए गए फोर्स को कितने काम करने पड़ेंगे? क्या उसके बाद सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, पहला वाला? क्या सिर्फ पीक्स और ग्रुप्स को ही तोड़ना पड़ेगा? रास्ते में जितने भी पीक्स वगैरह आए, छोटे मोटे पहाड़ वाड़ आए, उनको तोड़ते हुए जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये बिल्कुल आप वैसे फील ले सकते हो, कभी ट्रैक्टर को खेत को जोतते हुए देखा है भाई? तो जब ट्रैक्टर खेत को जोत रहा होता है, बिल्कुल वही वाली कहानी है। तो सुन रहे हो? अब तुम लॉजिकली सोचना, जब ये रेस्ट पर है, दो काम करने पड़ेंगे, और दो काम करने पड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रेस्ट से चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसीलिए म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज्यादा होती है। लेकिन एक बार चल गई कोई चीज तो कम फोर्स लगा के भी चलती रहेगी। अब याद करो, दोबारा से आते हैं अपनी पुरानी मूवी पर। जब बिल्लू और चिंटू मिलकर के 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, तो ये चला था क्या? नहीं चला। मतलब वो फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं था कि पीक्स और ग्रुप और वेल्डिंग को तोड़ पाए। लेकिन जैसे ही पिंकी ने मदद करी, जैसे ही पिंकी ने मदद करी, क्या हुआ एकदम से? क्या ये पीक्स और ग्रुप टूट गए और कोल्ड वेल्डिंग भी टूट गई, ब्लॉक चलने लगा और पिंकी भाग गई। अब पिंकी भाग गई, उसके बाद भी ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक बार ब्लॉक चलने लगा, उसके बाद अब कोल्ड वेल्डिंग नहीं हो पाएगी, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी, इतना समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ब्लॉक ग्राउंड सरफेस के साथ बॉन्ड बना पाए। इसका मतलब है अब चिंटू और बिल्लू को दो काम नहीं करने, सिर्फ एक ही काम करना है। इसीलिए 20 न्यूटन का फोर्स लगा करके भी चलेगा। क्या पूरी कहानी का कंक्लूजन समझ आ रहा है? अगर कोई चीज रुकी हुई है, उसे शुरुआत में चलाने के लिए ज्यादा पसीना क्यों बहाना पड़ता है? और एक बार अगर चल जाए तो कम पसीना बहा के भी वो चलती रहती है। क्या कहानी तुम्हें समझ आ रही है इंटरलॉकिंग और कोल्ड वेल्डिंग वाली? क्या पूरी कहानी एकदम फर्स्ट क्लास क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। ये एकदम से इस ग्राफ में एकदम से डिप क्यों आ गया? सरफेस के द्वारा लगाए गए फ्रिक्शन की वैल्यू एकदम से कम क्यों हो गई? जल्दी से बताएं, सभी लोग मिलकर के जवाब देंगे। ये वैल्यू एकदम से कम क्यों हो गई? क्योंकि भैया पहले चलाने के लिए बॉन्ड्स को भी तोड़ो और साथ ही साथ पीक्स और ग्रुप को भी तोड़ो। और लेकिन एक बार चल गया, जब चलना शुरू कर दिया, तो बॉन्ड्स तो नहीं बन पाएंगे। ये तो तुम समझते हो, अगर बॉन्ड्स बनाने हैं तो भैया रुक करके थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना मेरे भाई। ब्लॉक को रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा? बिना रुके चलते चलते बॉन्ड्स नहीं बन पाते, ना जीवन में बन पाते हैं बेटा। जीवन में बॉन्ड्स बनाने हैं तो समय देना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। क्या क्लियर है भाई? क्या आपको सब कुछ क्लियर हो गया एकदम? यहां पर अंग्रेजी में यही मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जल्दी से इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा फटाफट। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ लीजिएगा, बाद में नोट करते रहिएगा। मैंने पहले से लिख करके लाया हूं, जिससे कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। पता है तुम्हें एक बात, ये जो लाइफ है ना, और जो आपकी जेई की प्रिपरेशन है ना, वो बिल्कुल फ्रिक्शन की जैसी है। शुरुआत में बहुत दिक्कत हो रही थी भाइयों, शुरुआत में मोमेंटम नहीं बन रहा था, वेक्टर में ही कितनी दिक्कत हो रही थी, होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, बैकलॉग्स क्रिएट हो रहे थे, चला नहीं जा रहा था, दिक्कत हो रही थी, क्योंकि तुम्हारे बॉन्ड्स बने हुए थे। अब तुम कहोगे सर हमारे बॉन्ड्स कहाँ बने थे? अबे तुम्हारे दिमाग में लगी थी जंग, तुम्हारे अंदर बैठे थे बैक्टीरिया, जिनके साथ तुम्हारे बॉन्ड्स बन गए थे, जिसकी वजह से मुझे शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैंने उन बैक्टीरिया के सारे बॉन्ड्स को तोड़ा और अब थोड़ा सा चीजें स्मूथ हो गई हैं। अब मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि आधे से ज्यादा जनता के बॉन्ड्स टूट चुके हैं। और अब थोड़ा कम एफर्ट्स मार के भी लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, क्लास में बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? जिंदगी में शुरुआत करना मुश्किल है, लेकिन चलना मुश्किल नहीं है। क्या ये डायलॉग सुने हो मेरे भाई? क्या ये डायलॉग सुने हो कि शुरुआत करना मुश्किल है लेकिन चलना मुश्किल नहीं है? पता है ये डायलॉग कहां से कॉपी पेस्ट किया गया है? ये डायलॉग फ्रिक्शन से ही तो कॉपी पेस्ट किया गया है बे।
एक बार रुके हुए ब्लॉक को चलाना मुश्किल है, लेकिन एक बार चल गया तो पिंकी अगर भाग गई, अगर पिंकी बिल्लू के पास लौट के नहीं आई, तो भी पिंकी ने इतना मोमेंटम दे दिया है कि बिना पिंकी के भी बिल्लू और चिंटू की जिंदगी मस्त चल रही है। देख पा रहे भाई, मूवी समझ में आई या नहीं आई ये बताओ जल्दी से। पिंकी ने बिल्लू और चिंटू को दिया मोमेंटम, उसके बाद पिंकी चली गई लंच करने, लेकिन उस मोमेंटम ने क्या काम किया कि भैया ब्लॉग शानदार तरीके से चलता रहा। अगर पिंकी नहीं होती तो क्या बिल्लू और चिंटू उस काम को पूरा कर पाते? पिंकी का होना बहुत जरूरी था या नहीं था? लेकिन पिंकी के जाने के बाद अगर पिंकी कभी नहीं आती तो वो ब्लॉग नहीं चलता, लेकिन अगर पिंकी एक बार आ गई तो ब्लॉग चल गया, और अगर ब्लॉग चल गया और पिंकी चली गई तो भी बढ़िया काम चल रहा है। क्या मुझे लग रहा है भाई उस सबको समझ में आ गया है? माहौल सेट हो गया है क्या? ये तुमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, अंग्रेजी में बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मुझे लगता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग है। चलिए मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा। एक्चुअली, ओहो माय गॉड, एक्चुअली देख रहे हो, अंग्रेजी देख रहे हो, भाई ने खुद लिखी है। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब समझ रहे हो? माइक्रोस्कोप, हाई लेवल के माइक्रोस्कोप को यूज करके जब आप किसी सरफेस को देखते हैं, then surface undergoes the cold welding, जिसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यू टू द हाई प्रेशर। ये समझ में आ रहा है हाई प्रेशर क्यों? भैया ऑब्वियस सी बात है, किसी एक ब्लॉक को सरफेस पर रखोगे तो उस पर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, एंड व्हेन वी ट्राई टू पुश द ब्लॉक वी हैव टू ब्रेक द कोल्ड वेल्डिंग एज वेल एज पीक्स एंड ग्रूव्स। ये बात समझ आ गई है? वंस ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, cold welding can't place quickly, so we have to break the peaks and groove to move the block. क्या बात क्लियर है भाइयों? क्या मेरे भाइयों मेरी बात समझ आ रही है? एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप क्या आईसीएससी बोर्ड से हैं जो अंग्रेजी लिख दिए? ना भाई, हम जिस स्कूल से पढ़े हैं ना, वहाँ मास्टर कुछ नहीं पढ़ाता था, वहाँ हमें ही पढ़ाना पड़ता था। तुम्हें पता है मैं किस स्कूल से पढ़ा हूँ? केंद्रीय विद्यालय, केवी। वहाँ भाई साहब मास्टर कुछ पढ़ाते ही नहीं थे, हम भी गेम खेलते थे, मास्टर भी गेम खेला करते थे। वहाँ इंग्लिश का नामो निशान नहीं था कहीं से। मेरी इंग्लिश बहुत वीक हुआ करती थी भाई, जब मैं आईआईटी की तैयारी किया करता था। लेकिन पता है फिर आईआईटी में जब पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि भाई हर सारे प्रोफेसर इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो फिर मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। आज थोड़ी बहुत आती है, टूटी फूटी सी तुम्हारी जैसी, लेकिन ये काम चल जाता है। चलिए भाई, तो देखिए आज की क्लास में यहीं पे विराम लगाएंगे, आगे की मूवी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या पिंकी वापस लौट के बिल्लू की जिंदगी में आएगी, क्या उस ब्लॉक पे दोबारा फोर्स लगा पाएगी, क्या वो ब्लॉक दोबारा आगे चल पाएगा, क्या स्टैटिक का रोल रहेगा, क्या काइनेटिक का रोल रहेगा, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हमेशा रहेगा। इस तरीके के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको, अब तो यार बहुत दिनों बाद मुलाकात होगी। अरे हाँ, कल की छुट्टी, कल तो टेस्ट, संडे की भी छुट्टी, वाह भाई वाह, मंडे को होगी मुलाकात। तो चलिए हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। अब टेस्ट की स्ट्रेटेजी भी बतानी है, जो कि मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था। देखो कल का टेस्ट देने के बाद रक्षाबंधन एंजॉय करना, पहले एंजॉय करने मत लग जाना, ठीक है? खूब एंजॉय करो, मस्त रहो, बिंदास रहो। हाँ, एक और बात बताना चाह रहा था, आपको ये पता है ना कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि पीक्स एंड ग्रूव्स और एज वेल एज कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक हो जाए, तो उसका आंसर क्या होगा? कितना? म्यू एस एन, कितना होगा म्यू एस एन? अच्छा एक सवाल पूछूं, सिर्फ पीक और ग्रूव्स को तोड़ने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? सिर्फ पीक एंड ग्रूव्स को तोड़ने के लिए म्यू के इनटू एन। तो तुम्हें एक बात समझ आ रही होगी, अगर मैं ये पूछ लेता सिर्फ कोल्ड वेल्डिंग को तोड़ने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो इसका डिफरेंस होगा, वो इसका डिफरेंस होगा। समझ आ रहा है? ये देखो यहाँ पर 20 न्यूटन लगाओगे दोनों टूट जाएंगे, 16 लगाओगे एक ही टूटेगा। इसका मतलब जो 4 न्यूटन एक्स्ट्रा था वो कहाँ गया? समझ आ गया होगा भाई, चमक गया होगा। क्या पूरी मूवी क्लियर हो गई है सभी लोगों को? क्या सभी लोगों को? क्यों भाई आयुष कुमार कहाँ है यहाँ पर, दिख नहीं रहे? क्यों आयुष भाई बिल्कुल बेसिक स्ट्रेट से समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, क्या बिल्कुल क्लियर है भाई? चलो ठीक है, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ
लेकिन तुम रिजल्ट में कर देते हो गोबर, मेरी मेहनत को लगा देते हो पानी। अगले 5 से 10 मिनट लूंगा, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ध्यान से समझेगा। देखो एडवांस की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, पेपर कैसे दिया जाए। देखो एडवांस के पेपर में नॉर्मली ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता होगा कि जब वो पेपर देना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं या उनको घबराहट होने लगती है और उनसे आते हुए क्वेश्चंस भी सही नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है? जब हमसे 2-3 क्वेश्चन नहीं बनते, है ना। और घबराहट कब होती है पता है? जीवन में, जब हमें लाइफ में उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है और हमें जब लगता है कि हम अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे, तब हमें एकदम से टेंशन होने लगती है। तो अगर हम लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख करके पेपर देंगे तो हम पता है कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे हम क्या है, कैसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इस बार तो मैं टॉप 50 में आकर ही रहूंगा, इस बार मैं फिजिक्स में कम से कम इतने क्वेश्चंस करके आऊंगा, इस बार मेरा टारगेट है मुझे 80% लाने हैं। जो लोग इस तरीके के बेंचमार्क सेट करते हैं और इस तरीके से एग्जाम देने के लिए जाते हैं, वो सच में अपना 100% नहीं दे पाते। तुम्हें पता है एक टॉप आईआईटीएन का एटीट्यूड क्या होता है पेपर देने से पहले? वो पता है क्या सोचता है? वो कहता है कि देख भाई मेरा कोई टारगेट नहीं है, मुझे नहीं पता मेरी कितनी रैंक आएगी। तुम अगर उससे पूछो कि भाई क्या टारगेट है, कितने परसेंटेज लाना चाहता है, कहता है मुझे नहीं पता, मेरा सिर्फ आज ये टारगेट है कि जब मेरे सामने वो पेपर आए तो उस पेपर में मैं अपना 100% दूं और जो आसान और मीडियम सवाल हैं उसमें मुझसे कोई गलती ना हो। मेरे मार्क्स कितने आएंगे, 50% आएंगे, 70% आएंगे, 90% आएंगे, मेरा कोई टारगेट नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मान ले 20 सवाल आए और अगर उन 20 सवालों में से 10 से 12 सवाल इजी और मीडियम है तो वो मेरे सवाल हर हालत में सही हो जाए। दैट्स ऑल। जो रैंक आएगी जो आएगी वो आती रहेगी। वो अपने लिए कोई बेंचमार्क सेट नहीं करता, वो कहता है जितना आएगा उतना करके आ जाऊंगा, मुझे ना किसी चीज का लालच है ना मुझे अपने आप से कोई एक्सपेक्टेशन है। ये उसका एटीट्यूड होता है और एक तुम्हारा अपना एटीट्यूड है, जितना आना होगा आ जाएगा, मैं नहीं सोच रहा इस बारे में। ये एटीट्यूड डेवलप करो। कोई आपसे पूछे या आपके पेरेंट्स पूछे इस बार कितने नंबर लाएगा, तो बोल दो राम भरोसे पता नहीं मुझे। फिर बोले ऐसे क्यों बोल रहा है, तो बोल देना अपना बेस्ट दे रहा हूं, अपनी तरफ से 100% एफर्ट मार रहा हूं और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो होगा अच्छा ही होगा। ज्यादा स्टाइल में मत बोल देना, फ्लाइंग चप्पल आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा स्टाइल कम, ठीक है, आराम से, पता चले फॉर्म में आकर के बोल दिए, तुम भी पिटो और फिर बाद में मैं भी पिटू, पता चले। चलिए, हाँ, पहला एटीट्यूड चेंज करो, ठीक है भाई। दूसरा, जब पेपर आता है तो आप ये क्यों सोचते हो कि आपको सारे सवाल बनाने हैं यार? आप ये क्यों सोचते हो कि आपको सारे सवाल बनाने हैं? नहीं भाई, नहीं बनाने सारे सवाल। हम तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को रीड किया करो, ठीक है। रीड करने के बाद 2 से मैक्सिमम टाइम 2 मिनट, 2 मिनट में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपसे बन रहा है तो अटेम्प्ट करो, आपको लग रहा है कि बन सकता है लेकिन टाइम लगेगा तो उसको मार्क कर दो और आगे बढ़ो। पहले मुझे उस पेपर में इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को निपटाना है। और दूसरी बात, अब दूसरी दिक्कत क्या होती है पता है? पहला क्वेश्चन बनाया नहीं बना, शुरुआत तो हम बहुत जोश में करते हैं लेकिन वो जोश ज्यादा देर तक नहीं रहता, होश गायब हो जाता है। पहला सवाल मान लो नहीं बना, दिमाग में टेंशन आ गई। दूसरा सवाल ये भी सपोज नहीं बना, अब नेगेटिव फीलिंग आने लग गई, अबे तू क्या करेगा, तू कर पाएगा क्या, तेरे से हो पाएगा क्या, अबे रहने दे तू नहीं कर पाएगा, ऐसा। तीसरा सवाल हो सकता है उस पेपर का सबसे आसान सवाल हो, लेकिन पहले 2 सवाल का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस और इतना ज्यादा खौफ पैदा हो चुका होगा तुम्हारे दिमाग में कि तुम तीसरा सवाल पढ़े बिना ही छोड़ दोगे। और हो सकता है कि वो तीसरा सवाल उस पेपर का सबसे आसान सवाल हो। मतलब क्या हुआ, इन 2 का डर इतना पैदा कर लिया तुमने अपने दिमाग में कि तुमने तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं और क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दिया। ये है एक कॉमन स्टूडेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक। एक आईआईटीएन का क्या एटीट्यूड रहता है पता है आपको? पहला सवाल नहीं बना तो पता है वो तुम्हारी तरह नहीं सोचता। तुम सोचते हो हाय रे मर गए लुट गए, वो कहता कोई बात नहीं,
20 है, पहला नहीं बना तो अगला ट्राई करते हैं, चलो भाई। फिर वो दूसरा ट्राई करता है, दूसरा नहीं बना, सोचता है कोई दिक्कत की बात नहीं, और भी तो क्वेश्चन है, तो आगे ट्राई करते हैं। मतलब वो हर सवाल पर पिछले सवाल का इम्पैक्ट नहीं आने देता, वो हर सवाल को बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे 1 2 3 सारे बनाने हैं, क्योंकि वो तो यही सोच के जाता है मुझे अपने इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस बनाने हैं। जितने भी लोग ऑल इंडिया टॉप 1000 में रैंक सिक्योर करते हैं ना भाई, वो सिर्फ इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस बना के ही सिक्योर करते हैं। टफ क्वेश्चन जो होता है वो तो वैसे भी छोड़ने के लिए होता है। चित्रांग मुर्दिया 2014 ऑल इंडिया रैंक 1, शायद नाम सुना होगा तुम। तो जब मैंने इस फील्ड में ज्वाइन किया था तो जस्ट उससे 1 आध साल पहले की ही बात है। तो मेरी उन सभी फैकल्टीज वगैरह से बात होती रहती थी जिन्होंने चित्रांग सर को पढ़ाया था। तो ऐसे बहुत सारे किस्से रहते थे जो आपस में कभी स्टाफ रूम में बैठ करके डिस्कस करते थे। तो उन्होंने एक कहानी बताई थी कि जो चित्रांग मुर्दिया, जिसका आईक्यू लेवल कितना हाई रहा होगा, जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आया है, एक बार इन लोगों ने बहुत टफ क्वेश्चंस का पेपर बनाया, फिर भी उस बच्चे ने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा टफ था, जिसमें उसको पता था इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब जब वो इंसान जो उस क्वेश्चन को कर सकता था लेकिन उसने छोड़ दिया क्योंकि उसको पता था कि इस क्वेश्चन को करूंगा तो मेरे 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, तो उसने उसे छोड़ करके दूसरे सवालों को करना पसंद किया। तो तुम उससे बड़े क्यों धुरंधर बनने की कोशिश कर रहे हो? जब AIR 1 तक क्वेश्चन छोड़ने के लिए तैयार है क्योंकि वो एक स्मार्ट है, तो तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम्हें लाइन से सारे सवालों को सॉल्व करना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना। जो जो आसान सवाल है वो करूंगा, सिंपल सी बात है। अगर मान लो सपोज 20 सवाल हैं फिजिक्स में और 20 में से मुझसे अगर सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चन ही बने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतने क्वेश्चन ही बना के मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुम ये मत सोचो हाय रे हाय 7-8 ही क्वेश्चन बने मेरा क्या होगा। बेटा तुम्हें पता है पिछले साल IIT का कट ऑफ कितना गया था? मात्र 25% गया था। मतलब मेरे ऐसे स्टूडेंट जिनके आउट ऑफ 396 150 से ऊपर नंबर आए थे, 150 से ऊपर नंबर आए थे, उनकी बहुत बढ़िया रैंक आई थी। 2500, 1000, जिसके 200 नंबर थे वो तो 1000 के अंदर ही आ गया था। तो तुम खुद सोचो यार, तुम क्या करते हो पता है? मैं बताऊं क्या करते हो? तुमसे 7 या 8 क्वेश्चन बने, तुम देखते हो अरे यार बहुत क्वेश्चन बने, फिर तुम बजरंग बली का नाम लेते हो, हेड एंड टेल करते हो, चलो आज क्या है इतवार, चलो A मार देता हूँ, उसका B मार देता हूँ, तुम नेगेटिव मार्किंग करना शुरू कर देते हो। ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना। कॉन्फिडेंस लेवल से एक एक ऑप्शन को पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ा करो। सिली मिस्टेक्स पता है कैसे अवॉइड होंगी? सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का तरीका यही है कि एक क्वेश्चन का इफेक्ट दूसरे क्वेश्चन पे नहीं आना चाहिए, दैट्स ऑल। तुक्के उक्के मत मारा करो, टाइम को मैनेज करो, कोशिश किया करो कि जो तुम्हारी केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री मैक्सिमम टू मैक्सिमम समय आपको जो लगे वो 45 मिनट लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए? 45 मिनट। फिजिक्स में जो है समय, फिजिक्स में समय आपको 55 से 60 मिनट के बीच में लगना चाहिए। और मैथमेटिक्स, मैथ्स में जो आपका ये समय है ये 65 टू 70 मिनट। ये टाइम का डिवीजन करके चलो और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। एक सवाल का इन्फ्लुएंस दूसरे पे नहीं आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बिंदास होकर के जाना, टेस्ट क्या फोड़ के आना है? कोई पूछे भाई साहब टेस्ट फोड़ के आओगे? नहीं भाई, हम तो अपना बेस्ट करके आएंगे, दैट्स ऑल। इस एटीट्यूड के साथ पेपर दो, गारंटी है बहुत अच्छा करके आओगे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। बिंदास रहो, तैयारी करो, रिवीजन करो। मिलते हैं फिर सोमवार को और फिर देखते हैं कि क्या चिंटू और बिल्लू की कहानी में आगे होगा। ओके, सो टेक केयर, कीप द मोमेंटम। मंजिल अभी बहुत दूर है, मैदान नहीं छोड़ना।